हेलो एवरीवन। सो डीसीबी बैंक पे आज हम डिस्कशन करेंगे। जीवन बैंक, डीसीबी बैंक, पूनावाला फिनकॉर्प, इन तीनों कंपनीज के रिजल्ट कौन कॉल पेंडिंग है, तो ट्राई करेंगे आज तीनों को कवर करें। अभी फोकस करेंगे डीसीबी बैंक पे। अब डीसीबी बैंक को हमने लास्ट क्वार्टर में डिस्कस किया था। इनके नंबर्स के बाद थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट बना था मार्केट में बैंक को लेकर के, इनके बिजनेस को लेकर के। लेकिन हमने अच्छे से समझा था कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, उसके पीछे का रीजन क्या है, एंड मैनेजमेंट ने कैसा आगे का आउटलुक दिया है। और उस वाले पार्ट पे हमने देखा था कि हार्डली इनके 2-3 ऐसे सेगमेंट्स हैं। एक तो माइक्रो फाइनेंस। अब ये बैंक डायरेक्टली माइक्रो फाइनेंस में लोन नहीं देता है। जो आपके माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे अरमान फाइनेंशियल, सीए ग्रामीण, स्पन्ना स्फूर्ति, मुथूट माइक्रो फाइनेंस, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, ऐसी कंपनीज को ये लोन देते हैं। एक तरीके का बी2बी सेगमेंट, बट बहुत छोटा एलोकेशन है इनके टोटल लोन बुक का। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो इन्होंने अपफ्रंट सारी प्रोविजनिंग कर ली। दूसरा इनका सेगमेंट है अनसिक्योर्ड डीए। अनसिक्योर्ड डीए में बैंक क्या करता है कि कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ में एक्सपेरिमेंट करते हैं अनसिक्योर्ड वाले सेगमेंट के अंदर, और उसके बाद ये दूसरे बैंक्स और एनबीएफसीज को सेल कर देते हैं। सो उनमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो बैंक के लिए काम नहीं कर रहे थे, वहां पे अगेन थोड़ी सी प्रोविजनिंग बैंक को करनी पड़ी। लेकिन मैनेजमेंट ने क्या बोला कि ये जो दोनों है, माइक्रो फाइनेंस और हमारा अनसिक्योर्ड डीए, ये हम ऑलरेडी अपने ग्रोथ में, अपने क्रेडिट कॉस्ट में, अपने मार्जिन में इसको फैक्टर इन करके चलते हैं। तो ये हमारे लिए सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं था। सरप्राइजिंग फैक्टर था बैंक के लिए सिक्योर डीए। सिक्योर डीए में ये बैंक क्या करता है, तो जो दूसरे लैंडर्स होते हैं ना, एनबीएफसीज हैं, बैंक्स हैं, उनसे ये स्मॉल टिकट साइज के जो एमएसएमई लोन होते हैं, जिसको स्मॉल टिकट लैब बोलते हैं, 1 लाख से 3 लाख 5 लाख के टिकट साइज में, वो इन्होंने परचेज किए थे। तो उसमें इनको थोड़ा सा मतलब डिटोरेशन का प्रॉब्लम देखना पड़ा था, एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा इशू था। और ये हमने बहुत सारे बैंक्स एनबीएफसी से लास्ट क्वार्टर में सुना था कि एमएसएमई में एक पर्टिकुलर एरिया में स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। वही इस बैंक को भी देखने को मिला, और इन्होंने अपफ्रंट जितना भी वो बुक था उसका प्रोविजनिंग कर दिया, तीनों में जहां भी इनको स्ट्रेस दिख रहा था। तो जो लास्ट क्वार्टर में हमने इनका हाई क्रेडिट कॉस्ट देखा था, सडनली 0.6%, या फिर ग्रॉस एनपीए भी इनका ज्यादा इंप्रूव नहीं हुआ था, स्लीपेज रेशियो काफी बढ़ गया था। उसका रीजन क्या था कि जो इनके नॉन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, मतलब नॉन इंपॉर्टेंट से मतलब है कि जो बैंक के लिए मेन लोन बुक को ड्राइव नहीं करते हैं, बैंक छोटे छोटा अलग अलग सेगमेंट में ट्राई करता रहता है, उनमें थोड़े बहुत इनको एसेट क्वालिटी के इश्यूज दिखे थे। तो इन्होंने अपफ्रंट प्रोविजनिंग कर दिया, जिसकी वजह से हमको वो क्रेडिट कॉस्ट का नंबर ज्यादा दिखा। अदरवाइज बैंक की जो कोर प्रोडक्ट्स हैं, जो मेन प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स अच्छा कर रहे थे, एंड बैंक ने आगे का आउटलुक भी काफी अच्छा शेयर किया था। सो वही हम बार बार डिस्कस करते हैं कि सिर्फ एक नंबर को देख करके मैं स्टोरी नहीं जज कर सकता, मुझे पूरे चीजों को समझना पड़ेगा, ओवरऑल डायरेक्शन समझना पड़ेगा, मैनेजमेंट की कमेंट्री समझनी पड़ेगी, उसके बाद में अच्छे तरीके से जज कर सकता हूं कि बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। वरना क्या होगा, एक क्वार्टर में कोई नंबर बढ़ा, एक क्वार्टर में कोई नंबर खराब हुआ, तो मैं मतलब एक ऐसे बिजनेस से जो सही डायरेक्शन में मूव कर रहा है उससे भी एग्जिट कर जाऊंगा। तो ये था डीसीबी बैंक का लास्ट क्वार्टर का अपडेट। अभी देखते हैं Q2 में इन्होंने नंबर्स कैसे रिलीज किए हैं, ओवरऑल रिजल्ट कैसा आया बैंक का। सबसे पहले बैंक का अगर आप लोन बुक देखोगे ना, तो ये सारे प्रोडक्ट्स के अंदर ये बैंक लोन देता है। टोटल लोन बुक का साइज कितना है, लगभग 53,000 करोड़, और सिक्योर प्रोडक्ट्स पे ये मेजरली फोकस करते हैं। सिक्योर में कौन से, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। सबसे ज्यादा ग्रोथ कहां से आ रहा है, तो एक तो आप देखोगे को लेंडिंग, इसका एलोकेशन हालांकि काफी कम है, 139% से ये ग्रो किया है। इसके अलावा गोल्ड लोन काफी अच्छा कर रहा है बैंक के लिए, कॉर्पोरेट बैंकिंग, देन कंस्ट्रक्शन फाइनेंस, देन इसके साथ में आपका व्हीकल फाइनेंस, ये सारे प्रोडक्ट्स बैंक के लिए काफी अच्छा कर रहे हैं। एंड ओवरऑल ग्रोथ कितनी है, 19% से बैंक का टोटल लोन बुक ग्रो किया है। अभी इनका जो गाइडेंस होता है ना लोन बुक का, वो इतना ही रहता है, 18 से 22% के रेंज में बैंक टारगेट करता है अपने लोन बुक को ग्रो करने के लिए। और सेम इनका गाइडेंस होता है डिपॉजिट बुक पे। ये 5th कंसेक्यूटिव क्वार्टर है डीसीबी बैंक के लिए जहां पे इन्होंने हाई टीन से लेकर के 20% के आसपास का ग्रोथ मेंटेन रखा है। इसका मतलब क्या है कि बैंक की कंसिस्टेंसी जो पिछले साल से स्टार्ट हुई थी, वो अभी तक इन्होंने मेंटेन रखी है। मतलब बैंक काफी अच्छे तरीके से अपने हाई ग्रोथ को मेंटेन कर पा रहा है। दूसरा, अगर आप डिपॉजिट बुक इस बैंक का देखोगे तो कासा रेशियो आपको इनका कम दिखेगा, 23 से 24% की रेंज में। एंड उसका रीजन क्या है, इस बैंक की जो मैनेजमेंट है उनका थोड़ा सा डिफरेंट टेक है कासा को लेकर के। इनका कहना है हमारा टारगेट जरूर है कि हमको डिपॉजिट बुक ग्रो करना है, हेल्दी क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो मेंटेन रखना है, लेकिन हम स्पेसिफिकली कासा रेशियो को इंप्रूव करने के ऊपर फोकस नहीं कर रहे। क्यों? बिकॉज इनका कहना है लास्ट 4-5 सालों में इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी काफी इंक्रीज हुई है, और डिपॉजिटर जो है आज के टाइम पे वो प्रेफर करते हैं कि जो हाई यील्डिंग इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आपका म्यूचुअल फंड है, डेट फंड्स हो गए, आपके गोल्ड हो गया, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स वगैरह हो गए, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में वो अपना कॉर्पस जो है वो पार्क करने को देखते हैं। तो कासा में डिपॉजिटर तभी पैसा पार्क करेगा अगर आप उसको प्रीमियम पे करोगे। और इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि हम वो प्रीमियम पे करने को लेकर के कंफर्टेबल नहीं है। हमारा फोकस है डिपॉजिट बुक को ग्रो करना, लेकिन साथ में कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट को
मेंटेन करके चलना। अब अगर करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट से हमारा डिपॉजिट बुक ग्रो नहीं होगा तो हम टर्म डिपॉजिट यानी एफडी हो गया, आरडी हो गया, उसके थ्रू हम डिपॉजिट बुक को ग्रो करेंगे, लेकिन कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट को कम रख के मेंटेन करेंगे। तो ये इनका टारगेट है, इसलिए कासा पे फोकस नहीं करते हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट को मेंटेन करने पे देखते हैं। तो आप देखोगे डिपॉजिट बुक की ग्रोथ अच्छी है, 20% के आसपास है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, लेकिन मैनेजमेंट का कासा रेशियो अगर आप देखोगे तो वो सिर्फ 23-24% के आसपास है। प्लस एक और चीज क्या है, इवन दो ये टर्म डिपॉजिट का रेशियो ज्यादा है 75 से 70% के रेंज में, टर्म डिपॉजिट एफडी वगैरह, लेकिन इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो काफी कम है। आप देखोगे सिर्फ 6 से 7% जो इनके टोटल डिपॉजिट्स हैं वो टॉप 20 डिपॉजिट से आता है। तो ऐसा नहीं कि बैंक बल्कि डिपॉजिट लेके आ रहा है, कॉर्पोरेट डिपॉजिट लेकर के आ रहा है, होलसेल डिपॉजिट लेकर के आ रहा है, रिटेल डिपॉजिट है लेकिन टर्म डिपॉजिट के अंदर लेकर के आ रहा है, और उसमें भी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट को मेंटेन करने को ये बैंक देख रहा है। देन एसेट क्वालिटी, जहां पे लास्ट क्वार्टर में हमने प्रॉब्लम देखा था, तो पहले आप देखोगे ग्रॉस एनपीए सीक्वेंशियली इंप्रूव हुआ है, ये काफी अच्छा साइन है। दूसरा जहां पे प्रॉब्लम था फ्रेश स्लीपेजेस का नंबर, आप देखोगे पिछले 3-4 क्वार्टर में इनका फ्रेश स्लीपेजेस जो है वो 360 से 370 करोड़ में रहता था। लास्ट क्वार्टर में ये नंबर सडनली 580 करोड़ हो गया, यानी फ्रेश एनपीए जो आपके बढ़ते हैं वो पिछले क्वार्टर में उसके पहले के क्वार्टर्स के कंपैरिजन में बहुत हाई रेट से इंक्रीज हुए। और स्लीपेजेस तो बढ़े लेकिन साथ में आपका अपग्रेड हो गया, रिकवरी हो गया, वो चीज इंप्रूव नहीं हुई। इसका मतलब क्या है कि ज्यादा एनपीए आया लेकिन उससे मैं रिकवर उतना नहीं कर पाया जितने मैं पहले क्वार्टर में कर पाता था। जैसे आप देखोगे रिकवरी और अपग्रेड का रेशियो कितना है 70%, और पहले के क्वार्टर में होता था 75 से 80%। बट इस क्वार्टर में शार्प इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। फ्रेश स्लीपेजेस के अंदर भी आप देखो 400 करोड़ पे आ गया, सीक्वेंशियली अच्छा इंप्रूवमेंट है, और रिकवरी और अपग्रेड में भी आप देखोगे तो 81% हो गया। यानी एक तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कम नए एनपीए बने, दूसरा जितने एनपीए बने उतना उसको मैं ज्यादा अच्छे रेट से रिकवर कर पाया इन कंपैरिजन टू लास्ट क्वार्टर। तो मेरा ये चीज इंप्रूव हुआ इस, और एनपीए वगैरह भी इंप्रूव हुए बैंक के। इसका इंपैक्ट क्या हुआ है, बैंक का क्रेडिट कॉस्ट अगर आप देखोगे तो लगभग आधा हो गया सीक्वेंशियली। पिछले क्वार्टर में था लगभग 0.6%, इस क्वार्टर में आ गया 0.31%। तो मेरा ग्रॉस एनपीए भी इंप्रूव हो रहा है, नेट एनपीए भी तो इंप्रूव हो ही रहा है, लेकिन जो फ्रेश स्लीपेजेस बन रहे हैं, नए एनपीए जो आ रहे हैं, उसके अगेंस्ट में जो मुझे प्रोविजनिंग करनी पड़ती है उसको क्योंकि मैंने कंट्रोल कर लिया, तो सीक्वेंशियली आप देखोगे काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है बैंक के क्रेडिट कॉस्ट के अंदर। देन प्रॉफिटेबिलिटी या कॉस्ट वाले पार्ट पे बात करें तो इस बैंक का लास्ट 2-3 क्वार्टर से, जब से ये रेट कट होने स्टार्ट हुए हैं, तब से इनके यील्ड पे प्रेशर है। आप देखोगे यील्ड 11.5% पे पीक था, अभी धीरे धीरे 11% के आसपास आ गया है। लास्ट क्वार्टर में बैंक का निम भी काफी नीचे आया था, पिछले 2 क्वार्टर से 3.3% से आप देखोगे 3.2% पे निम आ गया था। लेकिन इस क्वार्टर में सीक्वेंशियली बैंक के मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, 3 बेसिस पॉइंट से बैंक का मार्जिन इंप्रूव हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि बैंक का जो कॉस्ट ऑफ फंड है और जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है ना, उसका इंप्रूवमेंट रेट इनके यील्ड एडवांसेस में जो डिक्लाइन है उससे भी ज्यादा बेटर हुआ है। अब देखो कॉस्ट ऑफ फंड बैंक का इंप्रूव हुआ है 17 बेसिस पॉइंट से, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बैंक का इंप्रूव हुआ है 16 बेसिस पॉइंट से, लेकिन इसके कंपैरिजन में यील्ड कितना गिरा है, सिर्फ 13 बेसिस पॉइंट। तो जो स्प्रेड है, जो गैप है इनके बीच का, वो गया है कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट के फेवर में, यानी आपका जिस रेट से आप पैसा उठाते हो वो आपके लिए ज्यादा सस्ता हो गया है इन कंपैरिजन टू जो आपको फॉल देखने को मिल रहा था जिस रेट पे आप पैसा देते हो मार्केट में। तो आपका बेनिफिट आया है निम के अंदर, 3 बेसिस पॉइंट मार्जिन बैंक के इंप्रूव हुए। देन कॉस्ट वाला पार्ट अगर हम देखें, कॉस्ट टू एवरेज एसेट या ओपेक्स टू एयूएम जिसको बोलते हैं हम, ये भी कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहा है बैंक के लिए। कॉस्ट टू इनकम रेशियो आप देखो वाई अच्छी इंप्रूवमेंट है। आरओए का नंबर भी इंप्रूव हुआ है बैंक के लिए, और आरओई 13% क्रॉस कर गया बैंक का, 13.2% के आसपास का आरओई का नंबर है। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम देखें तो नेट इंटरेस्ट इनकम में अच्छी ग्रोथ है 17% की, लेकिन क्योंकि अदर इनकम सेम आईडीएफसी फर्स्ट जैसा इनका भी डिक्लाइन हुआ है Q2 के अंदर, जिसकी वजह से आपको दिखेगा टोटल इनकम सिर्फ 10% से ग्रो किया है। बट ये बैंक कॉस्ट वाले पार्ट पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, सिर्फ इस क्वार्टर में नहीं, लास्ट अगर आप 1.5-2 साल देखोगे, जब से ये न्यू एमडी आए हैं इनके मिस्टर प्रवीण कुट्टी, इस बैंक में ऑलरेडी वो आई थिंक 15-16 साल से उनको एक्सपीरियंस है, इससे पहले उन्होंने सिटी बैंक में काम किया है, तो उनकी लीडरशिप में डीसीबी बैंक बहुत अच्छा कर रहा है हर एक पार्ट पे, हर एक सेगमेंट में। तो कॉस्ट आप देखोगे सिर्फ 4% से बढ़ा है, मतलब क्या है, इनकम मेरा 10% से ग्रो कर गया, खर्चा मेरा सिर्फ 4% से बढ़ा, तो जो बीच का स्प्रेड है उसका मेरे को प्रॉफिट देखने को मिला इबिट्टा के अंदर, जिसको हम नॉन लैंडिंग बिजनेस में इबिट्टा बोलते हैं, और लैंडिंग बिजनेस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम बोलते हैं। तो उसमें 19% की ग्रोथ है। फिर क्रेडिट कॉस्ट वाई आपका बढ़ा जरूर है, लेकिन इतना ज्यादा कुछ बहुत हाई रेट इंक्रीज नहीं देखने को मिला है, जिसकी वजह से पैट में 18% की ग्रोथ है। एक बड़ा अच्छा पॉइंट इसमें क्या है कि सीक्वेंशियली अगर आप अर्निंग ग्रोथ देखोगे बैंक का तो वो 17% है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट 47% गिर गया,
क्रेडिट कॉस्ट 0.6% था लास्ट क्वार्टर, इस क्वार्टर में आ गया 0.31%। तो मेरे को जो फ्रेश प्रोविजनिंग करनी थी वो 47% डिक्लाइन हो गई कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर यानी कि Q1, जिसकी वजह से मेरा जो पैट है वो 17% से ग्रो कर गया। तो ओवरऑल कैसे रिजल्ट है? अच्छे रिजल्ट है, बहुत अच्छे रिजल्ट है इनफैक्ट, क्योंकि कुछ मैट्रिक्स पे इन्होंने अपने गाइडेंस को आउट परफॉर्म किया है, तो नंबर्स काफी अच्छे डिलीवर करे इन्होंने। अब हमको देखना है कि मैनेजमेंट ने कमेंट्री क्या दिया है कॉन कॉल में एंड आगे का कैसा आउटलुक लगता है। तो सबसे पहले ग्रोथ वाला पार्ट, ग्रोथ पे क्या गाइडेंस है मैनेजमेंट का। तो गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखा है, 18 से 20% के रेट पे ये ग्रो कर रहे हैं। सेम गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखा है लोन बुक के लिए भी और डिपॉजिट बुक के लिए भी। बैंक कह रहा है हमको हमारे बैलेंस शीट को अगले 3 से 4 साल में डबल करना है, मतलब यही 18 से 22% का ग्रोथ आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, तो वो गाइडेंस इन्होंने मेंटेन रखा है। नेक्स्ट आपका पार्ट आता है मार्जिन, निम के ऊपर कैसा आउटलुक है। तो बैंक कह रहा है निम का जो हमारा बॉटम बनना था ना वो लास्ट क्वार्टर में बन चुका है 3.2% का, और यहां से हमारी निम की जो ट्रेजेक्ट्री है वो अपवर्ड ही रहेगी। क्यों रहेगी? बिकॉज जो रेट कट किए थे आरबीआई ने उसका जो बेनिफिट इनको पास ऑन करना था वो इन्होंने कर दिया है। अभी भी थोड़ा बहुत डिक्लाइन देखने को मिल सकता है यील्ड में, लेकिन इतना शार्प डिक्लाइन नहीं होगा जो पहले के क्वार्टर्स में हुआ। दूसरे साइड पे जैसा नॉर्मली होता है रेट कट सिनेरियो में कि लेंडर्स को डिपॉजिट साइड पे बेनिफिट थोड़े टाइम के बाद मिलता है, 9 मंथ से 12 मंथ्स के बीच में मिलता है, इनके लिए वो फेज अभी स्टार्ट हो गया। जैसे इस क्वार्टर में हमने देखा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट ज्यादा फास्टर रेट से इंप्रूव हुआ इस बैंक के लिए इन कंपैरिजन टू डिक्लाइन इन यील्ड्स, तो वो चीज अब इनके लिए कंटिन्यू रहेगी। और बैंक कह रहा है एक ही रिस्क है, अगर आरबीआई और रेट कट नहीं करता है आने वाले टाइम में तो हमारे मार्जिन की ट्रेजेक्ट्री अपवर्ड रहेगी। रेट कट अगर होता है तो हमको बेनिफिट फिर से पास ऑन करना पड़ेगा और डिपॉजिट में उसका बेनिफिट हमको थोड़े टाइम के बाद आएगा, तो फिर कुछ क्वार्टर्स के लिए बीच में मार्जिन पे प्रेशर बढ़ सकता है। लेकिन अगर अभी जैसा सिनेरियो है उसमें कंपनी बैंक जो है आने वाले क्वार्टर्स में निम के इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट आपका आता है कॉस्ट वाला पार्ट। तो कॉस्ट पे इनका कहना है, आई मीन सिर्फ ये वाला क्वार्टर नहीं, अगर आप लास्ट 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे डीसीबी बैंक का, अगेन जो नए एमडी इनके आए हैं प्रवीण कुट्टी जी, इन्होंने कॉस्ट पे बहुत ज्यादा काम किया है, टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा काम किया है। बहुत सारे जो मैनुअल वर्क होते थे बैंक को इन्होंने पूरे तरीके से टेक उसमें ऐड किया है। और इनका एम्प्लॉय बेस भी अगर आप देखोगे तो लास्ट 1 ईयर में मोर देन 1100 एम्प्लॉयज को इन्होंने ले ऑफ किया है, निकाला है बैंक से। अगेन वही प्रोडक्टिविटी पे फोकस है इनका। तो बैंक कह रहा है कॉस्ट टू एवरेज एसेट हमारा अभी 2.4 से 2.5% के रेंज में है। हालांकि मीडियम टर्म का इनका गाइडेंस 2.6 से 2.7% है, लेकिन मैनेजमेंट बोल रहा है एटलीस्ट नियर फ्यूचर में यानी कि Q3 और Q4 H2 ऑफ FY26 के लिए हमारा मानना है कि कॉस्ट टू एवरेज एसेट हमारा 2.45% पे ही रहेगा, इवन दो हम नए हायरिंग करेंगे। अभी कुछ नए सेगमेंट्स ये एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे एसएमई का सेगमेंट ये देख रहे हैं 3 करोड़ से 10 करोड़ वाला, उसके लिए कुछ नए एम्प्लॉयज ये ऐड जरूर करेंगे, लेकिन कॉस्ट नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट की ग्रोथ आपकी चलती रहेगी और टेक वाला पार्ट सारा आपने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर दिया है, तो यानी कि कॉस्ट मेरा नहीं बढ़ेगा। ग्रोथ बैलेंस शीट की चलेगी 18-20%, मार्जिन मेरे प्रोटेक्टेड रहेंगे या फिर इंप्रूव ही होगा अगर मेरा रेट कट और कट नहीं हुआ तो। और तीसरा कॉस्ट वाले पार्ट को मैं इंप्रूव करके रखूंगा, मेंटेन करके रखूंगा। लास्ट आपका आता है क्रेडिट कॉस्ट। क्रेडिट कॉस्ट का इनका पहले गाइडेंस था 45 से 55 बेसिस पॉइंट, अभी इन्होंने H1 में किया है 45 बेसिस पॉइंट, और मैनेजमेंट कह रहा है कि H2 में ये 40 से 45 बेसिस पॉइंट के रेंज में रहना चाहिए। यानी एक तरीके से गाइडेंस को इन्होंने इंप्रूव किया है क्रेडिट कॉस्ट वाले पार्ट पे। इनफैक्ट बैंक का कहना है कि अगर ये 40 बेसिस पॉइंट नहीं भी होता है फिर भी हमारा मानना है कि बिलो 45 बेसिस पॉइंट ही रहेगा, 40s में रहेगा, 41, 42, 43 बेसिस पॉइंट। तो मतलब क्या हुआ कि जो अभी एसेट क्वालिटी है मोर और लेस वो स्टेबल रहेगी या इंप्रूव होगी मेरी आने वाले क्वार्टर्स के अंदर, तो मुझे ज्यादा प्रोविजनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सारे डॉट्स आप कनेक्ट करो, बैलेंस शीट की ग्रोथ 18-20-22%, उस पे से मार्जिन का सपोर्ट या फिर एटलीस्ट स्टेबल मार्जिन रहेंगे मेरे, वही रिस्क है एक इंटरेस्ट रेट वाला। तीसरा कॉस्ट मेरा नहीं बढ़ेगा, कॉस्ट सेम लेवल पे रहेगा, और क्रेडिट कॉस्ट मेरा माइट भी इंप्रूव हो सकता है थोड़ा बहुत। तो मेरा जो पैट का ग्रोथ है ना, अर्निंग ग्रोथ जो है उसमें थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग लेवरेज मिला तो मेरा 20 से 25% की अर्निंग ग्रोथ, पैट ग्रोथ बहुत आराम से आ सकती है आने वाले क्वार्टर्स में। ऑलरेडी ये बैंक जैसे हमने डिस्कस किया लास्ट 5-6 क्वार्टर से कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रख रहा है। 18-20% की लोन बुक ग्रोथ, 18-20% का पैट ग्रोथ, एसेट क्वालिटी काफी स्टेबल। आई मीन आप देखोगे लास्ट 1-2 साल में जो हमने बाकी लेंडर्स के साथ में देखा, माइक्रो फाइनेंस का स्ट्रेस, कहीं पे एमएसएमई का स्ट्रेस, कहीं पे अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो में स्ट्रेस, डीसीबी बैंक की एसेट क्वालिटी में ऐसा कोई भी सीवियर स्ट्रेस देखने को नहीं मिला है। थोड़े थोड़े क्वार्टर में एनपीए बढ़े हैं, वो तो सबका बढ़ता है, लेकिन कोई बहुत सीवियर स्ट्रेस कहीं पे भी नहीं देखने को मिला है। सिर्फ ओपेक्स वाले पार्ट पे इनका पेन था, कॉस्ट टू इनकम बहुत हाई था, 70% के आसपास था, अब वो भी पिछले 4-5 क्वार्टर से इंप्रूव हो रहा है। मार्जिन बैंक के धीरे धीरे अब अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में जाएंगे। आरओई काफी लो था इस बैंक का, अब धीरे धीरे आरओए 1% की तरफ जा रहा है। प्लस गाइडेंस क्या दिया है मैनेजमेंट ने
कि अगले 1 से 1.5 साल के अंदर आरओई जो है हमारा वो 14% क्रॉस कर देगा। तो मतलब अभी कितना आरओई है, लगभग 12.5-13% के आसपास। तो मोटा मोटा 1.5 से 2% का इंप्रूवमेंट आएगा बैंक के आरओई के अंदर अगले 1.5-2 साल के अंदर। आरओए ऑलरेडी 0.9 है और 1% का गाइडेंस है, तो मतलब वो भी काफी क्लोज है बैंक उसको अचीव करने को लेकर के। और वैल्यूएशन वाला पार्ट इस पे अगर हम देखें तो प्राइस टू अर्निंग इसका 7-8 के आसपास है। प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। अगेन बहुत आपको कम ऐसे बैंक्स मिलेंगे जिनकी एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है लास्ट 1-2 साल में, और कंसिस्टेंटली वो बैंक 18-20% से अपने बैलेंस शीट को ग्रो करते जा रहे हैं, प्रॉफिट को ग्रो करते जा रहे हैं, और आरओई भी इतना बुरा नहीं है बैंक्स के पर्सपेक्टिव से। अर्ली टीन्स में आरओई है 12-13% का, और वो इंप्रूव होने की तरफ है। इनफैक्ट ये वाला जो H1 गया है, H1 ऑफ FY26, इसमें इस बैंक का आरओई पिछले लास्ट डेकेड के मतलब पिछले 10 साल में सबसे बेस्ट आरओई फर्स्ट हाफ के अंदर इन्होंने रिपोर्ट करा है। प्रॉफिट का नंबर इस क्वार्टर में हाईएस्ट एवर अपने हिस्ट्री के अंदर इन्होंने रिपोर्ट करा है। तो ये सारी चीजें आपको दिखा रही है कि बैंक बहुत अच्छे शेप में, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इस क्वार्टर में आया है, ये पिछले 5-6 क्वार्टर से चल रहा है। लास्ट क्वार्टर में सिर्फ फ्रेश स्लिपेज के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिला था, लेकिन वो हमने अच्छे से समझा कि बैंक ने प्रूडेंटली उसकी प्रोविजनिंग वगैरह कर दी है, तो इंक्रीमेंटली उसमें पेन नहीं आना चाहिए, क्योंकि बाकी जो कोर प्रोडक्ट्स हैं वो तो बैंक के लिए अच्छा कर ही रहे हैं। तो ओवरऑल सारी चीजें ठीक है। आप बुक वैल्यू देखो, आई मीन 0.8-0.85 के प्राइस टू बुक पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो जनरली हम देखते हैं कि इस कैटेगरी के जो बैंक्स होते हैं प्राइवेट सेक्टर में, उनको मिनिमम 1.5 का प्राइस टू बुक तो मिलता ही है। ये बैंक बुक वैल्यू के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मैं अपसाइड की तो सोच ही नहीं रहा, लेकिन मैं सिर्फ अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो प्राइस टू अर्निंग 7-8, बुक वैल्यू के नीचे बैंक ट्रेड कर रहा है, और ऐसा बैंक जो लगभग इंडस्ट्री के 2x रेट से ग्रो कर रहा है। क्रेडिट ग्रोथ हमारा 10-11% है, इनका लोन बुक ग्रोथ 10-20% है, और हाईली प्रॉफिटेबल बैंक है, हर एक क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी है। तो सारी चीजें अच्छी हैं, डील अच्छी लगती है। वही हमने उस अपॉर्चुनिटी वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर मुझे पूरे बैंकिंग सेक्टर के अंदर देखना हो तो सीएसबी बैंक और डीसीबी बैंक, ये 2 बैंक सबसे बेस्ट लगते हैं जिनको मैं डीपली और स्टडी कर सकता हूं। और इसके साथ में मुझे रडार पे रखना था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जो नंबर्स रिपोर्ट करे, जो रिजल्ट आया, जो कॉन कॉल आगे उनकी डॉट्स जो कनेक्ट हो रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के फेवर में, वो भी इस कैटेगरी में आ जाता है। मतलब ये टॉप 3 ऐसे बैंक्स हैं जिनमें काफी अच्छे पोटेंशियल लगता है आने वाले टाइम को देखते हुए। बाकी ऑफ कोर्स हमको ट्रैक तो करना ही है। तो ये पूरा डिस्कशन था डीसीबी बैंक पे। अच्छे रिजल्ट हैं, कॉन कॉल अच्छा हुआ है, मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस काफी अच्छा लगता है, एंड आगे का आउटलुक भी काफी अच्छा है एज ऑफ नाउ। बाकी हाँ, ट्रैकिंग करते रहेंगे। आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।